देखिए, आपने जहां तक पढ़ लिया थर्मोडायनेमिक्स में वो बहुत अच्छी बात है, जहां तक हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग उससे आगे चलेंगे और आज थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर की क्या खास बात है कि आज आप जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे वो पूरे चैप्टर में काम आएगा। और आज जो पढ़ोगे उससे आपके एमसीक्यू में जहां कहीं पर भी जब भी थर्मोडायनेमिक्स कर रहे होगे वहां पर इवन जेई मेन हो चाहे आपके स्कूल का एमसीक्यू हो, जहां कहीं पर भी बैठोगे वहां से आज जो आप 8:30 और 11:30 पे जो पढ़ रहे हैं उसमें आपकी जरूर एंड जरूर क्वेश्चन है। सिर्फ आपको फोकस क्या करना है कि जिन पॉइंट्स को मैं बोलूं उन पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह से अंडरलाइन करके याद रखना है, ठीक है। तो हमने जहां तक पढ़ लिया था आज हम लोग उससे आगे शुरू करें। लास्ट टाइम हम लोग एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, उससे ही आगे चलेंगे आज हम लोग। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में मैंने उस दिन भी बोला था क्वेश्चन आपके पास जरूर आए, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखा था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव बट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट। ये फर्स्ट नोट हम लोगों ने वहां पर। आज मैं इसका एक सेकेंड नोट लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको मैं जो मानता हूँ कि अगर एमसीक्यू में जो क्वेश्चन मिलेगा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का वो इसी नोट से मिलेगा। क्या कहता है कि when specific or molar word, when specific or molar word is used before an extensive property, ठीक है। जब किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के नाम के आगे जब किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के नाम के आगे स्पेसिफिक या मोलर वर्ड यूज हो जाए, क्या यूज है, स्पेसिफिक या मोलर वर्ड, इट बिकम्स इंटेंसिव। तो आपको बोल देना है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो इंटेंसिव बन गई, मतलब अब वो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। अब देखना मेरी बात, मान लीजिए जैसे मास हम लोगों ने बोला था कि मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, बाद में आपको टाइम दूंगा, जो डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। मास की जगह पर अगर मेरे को मोलर मास लिखा मिले, मास की जगह पर अगर मेरे को क्या लिखा मिले, मोलर मास, तो मोलर वर्ड यूज होते ही ये प्रॉपर्टी जो है वो कैसी हो जाएगी, सॉरी कैसी हो जाएगी, इंटेंसिव। ये चीज आप लोगों को याद रखनी। सिर्फ हीट था, सिर्फ हीट था तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है। लेकिन अगर इसके आगे मोलर वर्ड यूज हो जाए या स्पेसिफिक वर्ड यूज हो जाए तो वो प्रॉपर्टी जो है कैसी हो जाएगी, इंटेंसिव हो जाएगी। मोलर हीट या स्पेसिफिक हीट, तो वो कैसा हो गया, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ प्रेशर जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर उसके आगे मोलर वर्ड हो जाए या स्पेसिफिक वर्ड यूज हो जाए तो वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। मैं बोलता हूँ अगर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव से एमसीक्यू में क्वेश्चन है तो 101% आपका क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, आगे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक अगला टॉपिक जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं दैट इज क्या है, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन एंड क्या, पाथ फंक्शन। ठीक है, अब देखिए नाम से क्लियर है कि वो फंक्शन जो स्टेट पर डिपेंड करता है, स्टेट कौन सी,
एक उसकी इनिशियल स्टेट और एक उसकी फाइनल स्टेट। दूसरा वो फंक्शन जो स्टेट पर डिपेंड नहीं करता हो, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता हो, वो पाथ पे डिपेंड करता होगा कि उस प्रोसेस को कैसे कंप्लीट किया गया है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि द क्वांटिटी, वो क्वांटिटी the quantity that only depends upon initial and final state of a system. ठीक है, initial and final state of a system and is independent of the path, और जो किस पे डिपेंड ना करे, पाथ पे डिपेंड ना करे। ठीक है, by which it has been achieved। तो उसे स्टेट फंक्शन है। बहुत बार इस चैप्टर में यूज होगा, बहुत बार, कि वो फलाना फंक्शन जो है वो स्टेट फंक्शन है या नहीं है, वो फंक्शन स्टेट फंक्शन है या नहीं, बहुत बार कई चीजों के लिए आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ, मेरी बात सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप मेरे को ये बताइए कि एक आदमी जो है वो किसी बिल्डिंग में खड़ा है किसी हाइट पर, एक आदमी जो है वो किसी बिल्डिंग में खड़ा है किसी हाइट पर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फिक्स्ड होगी या नहीं होगी। मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग में छठे 6th फ्लोर पर रहते हैं या कोई बच्चा 10th फ्लोर पर रहता है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी, फिक्स होगी। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चलो ऐसे मजा नहीं आएगा आप लोगों को, मैं आप लोगों को एक बार परमिशन दे देता हूँ कि मेरे को ऐसे पता नहीं चलता, वो डिपेंड करता है। देखो मेरा कुछ नहीं जाता, कोई बच्चा अगर करेगा तो कुछ गलत नहीं। तो मैं आप लोगों को परमिशन दे रहा हूँ, जहां पर डाउट हो आप लोग बोले। ठीक है, परमिशन दे रहा हूँ आप लोगों को। परमिशन सिर्फ इसलिए कि जो बच्चा कुछ बोलना चाहे वो अपने आप को अनम्यूट करके बोले। ठीक है, बाकी चलते रहेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरे को ये बताइए, कोई बच्चा छठे फ्लोर पे रहता है और कोई बच्चा जो है वो 10वें फ्लोर पे रहता है। मान लीजिए छठे फ्लोर वाले बच्चे का एग्जाम्पल ले लें या 10वें फ्लोर, किसी का एक का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। तो वो बच्चा जो छठे या 10वें फ्लोर पे रहता होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसकी फिक्स्ड है। क्या क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, आप लोगों को पता हो तो? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या अभी? मैं बोल रहा हूँ अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या अभी भी? अभी तो परमिशन MGH। हाँ, mgh। ठीक है, mgh पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh। तो mgh मतलब अगर हाइट फिक्स है, मास और g फिक्स है, तो इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी। ठीक है, अब वो पोटेंशियल एनर्जी, मेरी बात सुना ढंग से, कि आदमी मान लीजिए कोई छठे फ्लोर पे रहता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फिक्स है। ग्राउंड फ्लोर से कहां पर गया है, छठे फ्लोर। मेरी बात फिर से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई आदमी छठे फ्लोर पे रहता है, वो ग्राउंड फ्लोर से किस फ्लोर पे गया, बोलो? ग्राउंड फ्लोर से किस फ्लोर पे गया, छठे फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, लेकिन जब वो छठे फ्लोर पे गया तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब कहता है वो पोटेंशियल एनर्जी इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि वो आदमी जो है वो सीढ़ियों से गया है या वो आदमी लिफ्ट से गया। मेरी बात सुन रहे हो ना? फ्लोर पे वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि वो आदमी जो है वो सीढ़ियों से जा रहा है
ये लिफ्ट से जा रहा है, ठीक है। अब उसके बजाय हम लोग दूसरी बात करें कि उस आदमी ने कितना काम किया है, ठीक है। आप लोगों ने वर्क पावर एनर्जी पढ़ लिया होगा शायद फिजिक्स में, पढ़ लिया? यस सर। हाँ, तो एक आदमी लिफ्ट में खड़ा है तो उसका कितना वर्क है? सर एक आदमी लिफ्ट में चल रहा है तो उस टाइम कितना वर्क है उसका? सर उसका 0। ठीक है, तो हाँ वही बात है यहाँ, वही सर बात। मैन का वर्क 0 होगा। हाँ वही बात है, अगर वो आदमी लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों से जा रहा हो तो क्या उस टाइम पे वर्क 0 होगा? क्या उस टाइम पे वर्क 0 होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या चीज हो गई, देखिए आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की कि आदमी ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा था, वो आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है भाई। नहीं आ रही है तो आप प्लीज लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लेना, मेरी आवाज मेरी तरफ से क्लियर है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ आज सभी जगह पे नेटवर्क इश्यूज है, बारिश आ रही है सभी जगह पे नेटवर्क इश्यूज है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुने ढंग से, उस पर फोकस करें बीच में जब मैं कहूँ जब आपसे बोलने के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा था, फिर छठे फ्लोर पे पहुंच गया तो हाइट बढ़ गई, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? उसकी इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे। ये डिपेंड नहीं कर रहा कि आप सीढ़ियों से गए या लिफ्ट से गए। लेकिन वहीं अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है? वर्क डिपेंड कर रहा है कि आप सीढ़ियों से गए या लिफ्ट से। अब वर्क डिपेंड कर रहा है सीढ़ियों से या लिफ्ट से, तो वर्क ने डिपेंड किया पाथ पे बजाय कि स्टेट पे। तो वर्क एक पाथ फंक्शन हो गया और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन हो गया, ठीक। तो मैं यहाँ पर आ गया पाथ फंक्शन के लिए लिखता हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इससे एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल टेम्परेचर स्टेट फंक्शन, ठीक है। अभी एक स्टेट फंक्शन बोला, कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, ठीक। वॉल्यूम, एंथैल्पी, स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, अभी आएगा इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी का नंबर कल आ जाएगा, आज इंटरनल एनर्जी का तो नंबर लाने की कोशिश करेंगे पूरा पूरा। इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, ये ठाकुर सर वाले क्वेश्चन के अंदर आएगा, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये तो था स्टेट फंक्शन, ओके। अब उसके बाद बात करते हैं दूसरे फंक्शन की। स्टेट फंक्शन के बजाय दूसरा फंक्शन जो मैंने बोला, वो दूसरा फंक्शन क्या है कि वो प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी that depends on the path। सर थोड़ा ऊपर करता हूँ डिपेंड्स सर ऑन द पाथ। वॉइस क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल भी। एक सेकंड रुक जा भाई, है ना, एक सेकंड। हाँ देखो भाई, कौन सा बच्चा है जिसको वॉइस नहीं आ रही है? बोलो जो बच्चा है वो। मैंने तो ईयरफोन इसलिए लगा रखी थी कि आप लोगों को वॉइस की जैसे। सर क्लियर नहीं आ रही सर। सर मेरे को भी नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही। सर बहुत कट रही है, मतलब मैं बोल रहा हूँ आवाज। जिस टाइम भैया मेरे को कोई दिक्कत नहीं, जिस टाइम पर आप लोग जो हैं, अब क्लियर है? यस सर जस्ट अभी क्लियर है। जस्ट अभी क्लियर है, ओके। एक सेकंड रुकिए, ठीक है। तो मौसम थोड़ा तो डिस्टर्ब करेगा, और मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को अगर ज्यादा ही डिस्टर्बेंस होता है तो मेरे को बाद में जब मैं रिकॉर्ड करके डालता हूँ उस टाइम मेरे को पता चल जाता है तो भैया आज वॉइस की प्रॉब्लम रही है। तो उस चीज को हम लोग बाद में देख लेंगे, अगर ऐसा कुछ आया मेरे को संज्ञान में तो मैं उसको बाद में दोबारा कराता हूँ, वो मेरी प्रॉब्लम है। द प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन द पाथ
by which it has been achieved, कि वो प्रॉपर्टी जो पाथ पे डिपेंड करेगी उसे हम लोग पाथ फंक्शन कहते हैं। द प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स अपॉन द पाथ by which it has been achieved is known as, उसे क्या बोलते हैं, is known as क्या, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन। एक पाथ फंक्शन का मैंने एग्जांपल अभी बोला, क्या होता है एक पाथ फंक्शन का एग्जांपल, दैट इज क्या, वर्क डन। ठीक है, ये डेफिनेशन थी। डेफिनेशन आपसे स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन की नहीं पूछेगा, अब सब्जेक्टिव में पूछ सकता है लेकिन ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा। ठीक है, मैं आपको थर्मोडायनामिक्स में बताता चलूंगा कि भैया इस टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ना मिले नहीं वो करो क्या होगे तब भी, तो फिर तो भैया देखो हम तो क्या कर सकते हैं, है ना, उसके बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद तो सारी चीजें आपके हाथ में होती है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अगली जो चीज है दैट इज क्या, स्टेट ऑफ ए सिस्टम, state of a system or state variables, state variables। स्टेट ऑफ ए सिस्टम का मतलब क्या है, स्टेट ऑफ ए सिस्टम का मतलब है कोई सिस्टम जो है, देखो सिस्टम के बारे में पहले ही बता चुका था कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम वो होता है कि जो हमारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के अंडर आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कोई सिस्टम की स्टेट क्या है, स्टेट का मतलब यहाँ होगा कि उस सिस्टम की कंडीशन बताना, उस सिस्टम का टेम्परेचर बताना, उस सिस्टम का प्रेशर बताना, उस सिस्टम की वॉल्यूम बताना, वो स्टेट ऑफ ए सिस्टम है। अब हमने क्या क्या बताया उसके बारे में, हम लोगों ने बताया कि भाई सिस्टम का क्या चेंज हो सकता था, सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो सकता था, सिस्टम का प्रेशर चेंज हो सकता था, सिस्टम की वॉल्यूम चेंज हो सकती थी। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये स्टेट वेरिएबल्स हुए। वेरिएबल्स मतलब जो स्टेट का चेंज हो सकता है, और सिस्टम की स्टेट के बारे में जो जो नॉलेज हम दे रहे हैं वो स्टेट ऑफ ए सिस्टम कहलाएगी। डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा और, तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, क्या है कि स्टेट ऑफ ए सिस्टम, state of a system means the condition of the system which is described in terms of certain variables, that is temperature, pressure, volume, etc। ठीक है, तो ये चीजें मैं फिर बोल रहा हूँ, स्टेट ऑफ ए सिस्टम वो हो गए किसी सिस्टम की कंडीशन जो हम बता रहे हैं, किस किस टर्म में बताएंगे, टेम्परेचर की टर्म में, प्रेशर की टर्म में, वॉल्यूम की टर्म में। तो ये जो है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये क्या होगा, ये तीनों क्या है, ये स्टेट वेरिएबल्स हैं, स्टेट वेरिएबल्स हैं। तो अगर पूछा जाए स्टेट वेरिएबल क्या है, तो स्टेट वेरिएबल वो चीजें हैं जो स्टेट ऑफ ए सिस्टम को डिफाइन करते हैं। ठीक है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन ही पूछी जाती है और वो भी आज तक नहीं पूछी गई है कभी भी। ठीक है, स्टेट वेरिएबल्स दैट आर यूज्ड टू डिफाइन a system is state variable that are used to define a system। बस ठीक है, ये स्टेट वेरिएबल्स वो हैं जो सिस्टम को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। देखिए स्टेट ऑफ ए सिस्टम और स्टेट वेरिएबल्स
मतलब सिस्टम की स्टेट बताते हैं, सिस्टम की कंडीशन बताते हैं, उसे स्टेट ऑफ ए सिस्टम कहते हैं। यस सर। जिस टर्म में बताते हैं उसे स्टेट वेरिएबल्स होता है। ठीक है, आगे चल रहा हूं मैं। अब अगला जो है उसका इस चैप्टर में सर हाँ सर स्टेट वेरिएबल सारे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती हैं या फिर कोई एक्सटेंसिव भी होती हैं? सारे इंटेंसिव होंगे। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो एक बार। एक बात बताओ, अब ये बच्चा जो बोला थोड़ा सा ऊपर कर दो, जब मैं नीचे करने लग रहा था, जब क्या मुंह में रोटी गाल ले ली थी या कुछ हो गया था बच्चा? देख भाई, मैं जो बता रहा हूँ, मेरा टेम्पर जो है ना वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप कैसे रहते हो। ठीक है, एंड नितेश अग्रवाल जी, आपको आप ही बोल रहे हो ना, ये थोड़ा ऊपर कर दो, बहुत धीरे लिखते हो बच्चा। नो सर, सर मैं नहीं बोल रहा सर, मैं रचित बोल रहा सर। वो रचित, बहुत सर धीरे रचित मैं बोल रहा हूँ। थोड़ी सर स्पीड मैंने बताओ लिख भाई। लिया सर। अगर कोई बच्चा रह जाता है तो उसी टाइम जब मैं ऊपर करने लगूं तभी बोल दिया करो एक बार स्क्रीनशॉट लेने के लिए। सर थर्मोडायनेमिक कर लो ऊपर। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, अगली चीज है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, जो स्टेट ऑफ ए सिस्टम जो टर्म किए जाएंगे वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आगे चलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है ये पूरे चैप्टर में यूज होगी और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है कि व्हेन ए सिस्टम undergo change of state, when a system undergo change of state, जब कोई सिस्टम जो है वो स्टेट चेंज के अंदर जा रहा हो। अब देखो, हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग सोचेंगे स्टेट चेंज हो रही होगी तो मतलब सॉलिड से लिक्विड बन रहा होगा, लिक्विड से गैस बन, यही दिमाग में रहता है हमारे। तो इसीलिए ऊपर बताया कि स्टेट ऑफ ए सिस्टम क्या है, इसीलिए ऊपर बताया कि स्टेट ऑफ ए सिस्टम क्या है। स्टेट ऑफ ए सिस्टम क्या है? टेम्परेचर की टर्म, टेम्परेचर का बताया जाए, प्रेशर का बताया जाए, वॉल्यूम का बताया जाए। तो अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, अगर किसी सिस्टम का प्रेशर चेंज हो रहा हो, अगर किसी सिस्टम की वॉल्यूम चेंज हो रही है, बात समझ रहे हैं मेरी? कि व्हेन ए सिस्टम अंडरगो चेंज ऑफ स्टेट, तो यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट का मतलब है चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ प्रेशर, चेंज ऑफ बोलो, when a system undergo change of state operation, वॉल्यूम हाँ, when a Volume. system undergo change of state, operation is called, तो उस ऑपरेशन को operation is called क्या? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो उस ऑपरेशन को हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक सो ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। ठीक है, क्योंकि अब मैं जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ूंगा ना वो भी मैं चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, इनके लिए ही पढ़ूंगा। तो सबसे पहली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है वो पढ़ते हैं। सबसे पहली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बहुत बार यूज होगी, बहुत दिमाग खाएगी आपका इस पूरे चैप्टर में। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसो मतलब क्या होता है? आइसो मतलब होता है सेम, थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है, मतलब वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहे। आइसो मतलब क्या? सर वही सर वापस ब्रेक हो क्या आ रही है सर? आइसो मतलब क्या? सेम। थर्मल मतलब क्या? टेम्परेचर। ठीक है बेटा, नेटवर्क भी फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं भाई, है ना। आइसो मतलब होता है सेम, थर्मल मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। मतलब वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। द प्रोसेस in which temperature of a system remains, वृंदा स्क्रीनशॉट ले लेना अटेंडेंस का, ठीक है? Yes, sir. स्क्रीनशॉट Okay, sir.
the process in which temperature of a system remains constant throughout the process, कि वो प्रोसेस जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे पूरी प्रोसेस में। अब कहता है कांस्टेंट का मतलब क्या है। चलिए मैं वृंदा आपने अटेंडेंस भेजी है, वृंदा आपने अटेंडेंस भेजी है मेरे को? क्या सर? अटेंडेंस भेज दी मेरे को एक बार भेजो। यस सर भेज रही है। क्योंकि मैं उसमें से देख के किसी बच्चे से पूछूंगा, अदरवाइज उससे पहले कोई बच्चा बताना चाहे तो वो बताए। मैं बोल रहा हूं कि द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, कि वो प्रोसेस जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर पूरी प्रोसेस में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस कांस्टेंट का मतलब क्या है? क्या कांस्टेंट का मतलब ये है कि टेम्परेचर 0 हो गया? बताइए, वृंदा ने मेरे को अटेंडेंस भेजी है। मतलब सर नो एक जैसा सर। जो मैं पूछ सर रहा हूं, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अभिनव जी सेम ओनली अभिनव जी, सिर्फ अभिनव जी बोलेंगे। यस सर। अभिनव जी थोड़ी आवाज सर यहाँ पे तेज कांस्टेंट करके का मतलब है बोलना। सर जो टेम्परेचर था। अभिनव जी मैं कह रहा हूँ थोड़ी आवाज तेज करके बोलना। मैं जो सर कांस्टेंट, अब कांस्टेंट क्या रहेगा सर जो कि है ना। हम अब जैसे अभिनव जी ने हमें बताया, अभिनव जी ने क्या बोला कि भैया वो टेम्परेचर जो सिस्टम शुरू हो, प्रोसेस शुरू हो और प्रोसेस एंड हो, जब उस टाइम पर सेम रहे तो उस टेम्परेचर को कांस्टेंट टेम्परेचर बोला जाता है। एक बात याद रखना बच्चा, कांस्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि कांस्टेंट का मतलब टेम्परेचर 0 हो जाए। कांस्टेंट का मतलब होता है कि चेंज इन टेम्परेचर जो है वो क्या है, वो 0 है। ठीक है, तो द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। दैट इज, इसका मतलब हुआ दैट इज डेल्टा टी इक्वल टू 0। डेल्टा टी भी लिख सकते हो या आप dt भी लिख सकते हो। डेल्टा टी इक्वल्स टू 0। अब डेल्टा टी का मतलब है कि टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1। मान लीजिए मैं कहूं कि शुरू में टेम्परेचर T1 था, बाद में टेम्परेचर T2 था, तो दोनों में कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो T2 माइनस T1 जो है वो कितना आएगा, 0। ना T2 0 है ना T1 0 है, टेम्परेचर 0 नहीं है। टेम्परेचर सिर्फ कितना है कि चेंज इन टेम्परेचर जो होगा वो कितना है, वो 0 है। तो अब यहाँ पर एक बात ये आपको बुक में नहीं मिलेगी, ढंग से इसको देख लेना कि वॉल्स ऑफ द सिस्टम, आइसोथर्मल के लिए सिस्टम की जो वॉल्स होंगी, वॉल्स ऑफ द सिस्टम मस्ट बी कंडक्टिंग। पीछे मैं बता चुका हूं कि कंडक्टिंग वॉल्स कैसी होती है, अगर आप लोगों को याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने पढ़ लिया था, दोबारा से नहीं बताऊंगा कि वॉल्स ऑफ द सिस्टम मस्ट बी कंडक्टिंग। ठीक है, अब दूसरी प्रोसेस पर आते हैं। सेकेंड प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है कि द प्रोसेस in which there is no exchange of heat। कि वो प्रोसेस जिसमें हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा हो। द प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। भैया मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बोल दिया था, इस पूरे चैप्टर में ये सिस्टम और सराउंडिंग ही चलेंगे। कभी सिस्टम लेता रहेगा, कभी सिस्टम देता रहेगा। तो यहाँ पर बोला गया एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का कोई भी लेन देन नहीं होगा। द प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दैट इज Q इक्वल टू 0। Q इक्वल टू 0 का मतलब है अगर हीट बाहर ही नहीं जा रही
यानी कि मान लो सिस्टम सराउंडिंग से सिस्टम में नहीं आ रही, सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं जा रही, इसका मतलब हमारे लिए वो हीट प्रोसेस के लिए कितनी है, 0 है। ठीक है, तो द हीट जो है Q जो है वो Q से हीट दिखाई जाएगी इस पूरे चैप्टर में, हीट को Q से दिखाएंगे तो वो कितनी है यहाँ पर 0 है। अब एक बात मेरी यहाँ पर देखना, इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बाद में भी पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, लेकिन इतना तो आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है। मेरे पास जो अटेंडेंस भेजी गई थी उसमें से ही मैं किसी बच्चे का नाम, इसमें हीट एब्जॉर्बिंग। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है कि वो प्रोसेस जिसमें हीट क्या हो रही हो, वो प्रोसेस जिसमें हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। द प्रोसेस इन विच हीट इज रिलीज्ड उसे हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बोलता हूं एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम increases, याद रखना है इसको। इन एंडोथर्मिक प्रोसेस म्यूट कर ले जो बच्चा अनम्यूट है। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज। ठीक है, अब कहता है यहां पर वॉल ऑफ कंडक्टर, वॉल ऑफ कंटेनर जो है या सिस्टम की जो वॉल्स हैं, वॉल ऑफ कंटेनर जो है इज नॉन कंडक्टिंग। वो कैसी होनी चाहिए, नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए। कंडक्टिंग वो था जो अपने अंदर से पास होने देगा, नॉन कंडक्टिंग वो जो अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर होगी, आई थिंक सो। अब आगे चलता हूं मैं, यहाँ तक अगर किसी ने नहीं राइट डाउन किया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सर एक बार रुक जाओ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप अपनी नोटबुक में देखोगे ना बेटा तो ढंग से देखना, एक फ्रंट पेज और एक बैक पेज भी नहीं पढ़ाया होगा मैंने अभी। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को समझ में आता रहे इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, अदरवाइज मेरे को थर्मोडायनेमिक्स खत्म करने में मुश्किल से 3 दिन नहीं लगे। अब भी अगर नहीं पढ़ते तो फिर चले। यस सर। उसके बाद तीसरी प्रोसेस पे आते हैं, थर्ड प्रोसेस दैट इज आइसोबारिक। मेरे को अगर मेरा थर्मोडायनेमिक कंप्लीट नहीं भी होगा ना तो भी मेरे को टेंशन नहीं है इस चीज की। सिर्फ इतना है कि जितना किया जाए उतना अच्छा किया जाए बस, ताकि उसमें से अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसको छोड़ के नहीं। आइसोबारिक प्रोसेस, अब आइसो मतलब होता है सेम, बार मतलब होता है प्रेशर, मतलब वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब मैंने बोला 0 तो नहीं है, तो द प्रोसेस in which pressure of the system remains constant। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब दैट इज डेल्टा पी या फिर डीपी, इन दोनों में से कोई सी भी चीज लिख लो, वो कितना है 0। दैट इज P2 माइनस P1 इक्वल टू 0, मतलब प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैं एक चीज लिख रहा हूं, आइसोबारिक प्रोसेस कौन सी होगी, कोई भी प्रोसेस आइसोबारिक हो सकती है। कंडीशन क्या है, एनी प्रोसेस अंडर एटमॉस्फेयर, अगर उसे हम लोग एटमॉस्फेयर के अंडर में करें और ओपन कंटेनर में करें। ठीक है, एटमॉस्फेयर के करें, अंडर करें और ओपन कंटेनर में करें,
तो प्रोसेस जो है वो आपकी आइसोबारिक रहेगी। चले तो बोलो भाई। अब फोर्थ वन जो आता है, Yes, sir. फोर्थ वन जो आता है दैट इज आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस। देसवाल सर की क्लास का मैसेज आया 10:30 का ना। ओके Yes, sir. और नितिन सर की क्लास का भी कोई मैसेज नहीं आया। मैं नितिन सर को मैसेज कर देता हूँ एक बार आप लोगों को। 9:05 पे ये ओवर हो जाएगी। किससे? अपनी क्लास? अपनी क्लास का बोल रहे हो क्या बच्चा? मैं एक बार सर नितिन, आपने तो मैसेज किया था कि ये वाली क्लास। तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है। एक सेकेंड, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है? तो मैंने क्या बोला, आइसोकोरिक क्या होगी? आइसोकोरिक, आइसो मतलब सेम, कोरिक मतलब होता है वॉल्यूम। तो वो प्रोसेस, द प्रोसेस in which volume of the system remains constant, जिसमें सिस्टम की वॉल्यूम जो है वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे, तो उस प्रोसेस को हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। दैट इज डेल्टा V इक्वल टू कितना हो जाए? 0 हो जाए। अब एक बात अगर किसी बच्चे को याद हो, थोड़ी सी किसी को याद हो, तो डेल्टा V 0 किस बाउंड्री का होता है? अगर कोई पढ़ के आया हो तो क्या सर? डेल्टा V इक्वल टू 0 मतलब चेंज इन वॉल्यूम किस बाउंड्री का नहीं होता? सर इमेजिनरी बाउंड्री। रिजिड वॉल्यूम, रिजिड बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री जो थी उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता। अगर आप अपनी नोटबुक में ढंग से देखेंगे, मैंने इसीलिए पढ़ाया था उस टाइम में, मैंने कहा था मैं आपकी बुक में नहीं, कि आपने वहां पर रिजिड पढ़ी थी, फ्लेक्सिबल बाउंड्री पढ़ी थी। फ्लेक्सिबल मतलब जो चेंज हो जाए, जिसमें वॉल्यूम चेंज हो जाए। दूसरी थी रिजिड। तो अगर मैं बोल रहा हूँ आइसोकोरिक प्रोसेस करनी है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस आपको उस कंटेनर में करनी पड़ेगी जिस कंटेनर की बाउंड्री जो है वो कैसी हो? रिजिड हो। रिजिड। यही चीजें हैं जो आप लोगों को सीखते हुए चलना है इस पूरे चैप्टर में। रटने की चीजें तो आएंगी तो मैं बता दूंगा कि ये रटना है आपको, ठीक है? अभी तक तो ऐसी कोई चीज नहीं आई है जो आपको रटना पड़ेगी, भैया ये रटना है, एक वो मोलर वर्ड के लिए बस। अब उसके बाद आई साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है? प्रोसेस नंबर 5 है साइक्लिक प्रोसेस। अब कहता है, देखिए मान लीजिए मैं कहता हूं कोई सिस्टम यहां से इस पॉइंट से चला, यहाँ गया, 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 ऐसे जाके जाके लास्ट में उसी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है? तो अगर कोई सिस्टम कई चेंजेस होने के बाद, चेंज होने का मतलब पता है, कई बार टेम्परेचर चेंज करने के बाद, कई बार प्रेशर चेंज करने के बाद, मैंने बोला ना चेंज ऑफ स्टेट का मतलब यहाँ पर ये है कि चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ प्रेशर, चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो एक सिस्टम जो है कई बार चेंज करने के बाद, टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने के बाद भी अगर वो अपनी फाइनल स्टेट पर वापस, जो सॉरी इनिशियल स्टेट पर वापस पहुंच जाता है, दोबारा से बोल रहा हूं, अगर कोई सिस्टम आफ्टर ए नंबर ऑफ चेंजेस अगर अपनी इनिशियल स्टेट पर वापस आ जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है? when a system undergoes variety of transformation that is state change, बोला ना स्टेट चेंज का मतलब आप लोगों को क्या होता है?
when a system undergoes variety of transformation, state change, and finally returns to एक सेकंड रुकना, नितिन सर ने शायद लिंक भेज दिया ना। एक मिनट रुक जाओ बस। ओके, रिजॉइन करना है इसके बाद। हाँ दोबारा ज्वाइन करना है मेरे भाई। ओके सर। ओके, अब देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में मैं सिर्फ डिफरेंस लिख रहा हूँ। पहला डिफरेंस है कि रिवर्सिबल प्रोसेस है वो एक आइडियल प्रोसेस है। आइडियल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि भाई इसमें आपको पता ही नहीं चल रहा, धीरे धीरे ना इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है ना कोई वो लग रहा है, तो इट इज एन आइडियल प्रोसेस। इट इज एन आइडियल प्रोसेस। आइडियल प्रोसेस क्या होती है? देखो आप लोगों ने पहुंच गए होंगे शायद स्टेट्स ऑफ मैटर में, आइडियल गैस, रियल गैस तक। ठीक है, तो आइडियल तो भाई जो चीज है ना, आइडियल कभी पहुंच ही ना। ठीक है ना, आइडियल क्या चीज होती है? आइडियल वो चीज होती है जिसमें आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। भैया किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि एक एक पार्टिकल हटाते जाओ, एक एक पार्टिकल मिट्टी का हटाते जाओ और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो। तो इट इज एन आइडियल प्रोसेस। आइडियल आदमी, तो आइडियल आदमी बनना किसी के लिए तो पॉसिबल नहीं, उसी तरह से आइडियल प्रोसेस। सेकंड है यहाँ पर इट इज ए रियल प्रोसेस, ये रियल है, ये हम कर सकते हैं। ये कभी भी केमिस्ट्री लैब में मान लो हमको एक्सपेरिमेंट करो, ये कोई भी बच्चा कर सकता है। तो इट इज ए रियल प्रोसेस, ये एक रियल प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद सेकंड बात करें कि इसमें चेंज होता रहेगा लेकिन आपको वो चेंज दिखता नहीं है, तो चेंज इज इनविजिबल। इसमें जो चेंज है वो कैसा है? इनविजिबल है, क्योंकि चेंज जो होगा वो बहुत कम होता है। एक पार्टिकल को हटाने से कितना चेंज होगा? यहां पर बात करें तो यहां पर चेंज जो है वो विजिबल है। यहाँ पर चेंज आपको आराम से दिखता रहेगा। तीसरी बात करें, यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो है इज मेंटेन्ड। इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रहेगा। यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा। इक्विलिब्रियम मेंटेन क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि पिस्टन एकदम से ऊपर चला जाएगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड या इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब लिख लेते हैं, चलो, क्योंकि बाद में उसको दोबारा से अचीव कर लेते हैं, पिस्टन रुक जाता है। ठीक है, इसको करने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया एक एक पार्टिकल हटाओगे तो बहुत काम करना पड़ेगा, तो वर्क डन इज मैक्सिमम। ठीक है, इसमें वर्क डन जो है वो नॉट मैक्सिमम। इसको करने में बहुत टाइम लगता है, ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। और ये जो है, सॉरी हाँ पांचवा ही है ये एक सिंगल स्टेप है। ठीक है, इसमें फोर्स जो आप जैसे पार्टिकल मान लो हटा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पार्टिकल वापस से डाल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसमें जो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स है, देयर इज नेग्लिजिबल डिफरेंस बिटवीन किसमें? बिटवीन ड्राइविंग फोर्स
फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स। मीटिंग ओवर हो जाए तो बता देना मेरे को एक बार। चल रही है ना अभी तो? अरे चल रही है मीटिंग अभी? यस सर। यस सर, तो दोबारा रिजॉइन करना है। There is a difference between a driving force and opposing force. कितने सर मिनट रिजॉइन है? करना दोबारा। कितने मिनट है? यहाँ पर there is 3 मिनट है सर। okay okay there is difference। सर दोबारा रिजॉइन करना है। negligible difference होता है, इसमें difference होता है। There is difference between driving force and opposing force। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो एक बार वापस हम लोग ज्वाइन करेंगे। कितने मिनट बची है एक बार मैं देख लेता हूँ। अभी 2 मिनट। कोई बात नहीं, एक बार लीव कर लेते हैं फिर दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, है ना भाई? वंशिका अटेंडेंस ले ली थी? सॉरी क्या नाम है, वृंदा अटेंडेंस ले ली थी? यस सर। ठीक है, यस। वो बात बोलता हूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में आपको क्या याद रखना है कि भाई मेरे को ये चीज रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में है ना, ये याद रखनी है, ये मेरे को पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, एक्सटर्नल प्रेशर जो है P एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल प्रेशर मतलब जैसे हमने बोला था, जैसे इसके ऊपर ये पिस्टन रखा हुआ है तो बाहर से जो प्रेशर लग रहा है दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू P इंटरनल। मतलब P इंटरनल मतलब इस सिलेंडर के अंदर जो गैसेज है वो जो प्रेशर लगा रही होगी P इंटरनल प्लस माइनस सर रिवर्सिबल का है। डीपी। हाँ ये रिवर्सिबल का है भाई, इरिवर्सिबल में ऐसी कोई बात नहीं है, रिवर्सिबल का है। ठीक है, P एक्सटर्नल इक्वल्स टू P इंटरनल प्लस माइनस डीपी। अब मैं कहता हूं कंप्रेशन, कंप्रेशन दो ही चीजें होंगी अब यहाँ पर। दो चीजें क्या होंगी? दो चीजें ये होंगी, या तो पिस्टन नीचे की तरफ चला जाएगा या पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो पिस्टन नीचे की। अब मेरे को बात बताइए, ये सिलेंडरिकल था, पिस्टन अगर नीचे की तरफ गया तो गैस कंप्रेस होगी। अब गैस कंप्रेस कब होगी? जब एक्सटर्नल बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा। एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन इंटरनल प्रेशर। अब एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन इंटरनल प्रेशर होगा तब कंप्रेशन होगा। मतलब P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन हो किससे? P इंटरनल से। फिर से बोल रहा हूं, ये चीज जो लिखी गई है ये रिवर्सिबल के लिए है, रिवर्सिबल के लिए है। इरिवर्सिबल के लिए ऐसी कोई भी चीज हम लोग नहीं लिखेंगे। मैं रिवर्सिबल की बात कर रहा हूँ। कंप्रेशन में एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल से ज्यादा होगा। और अगर एक्सपेंशन की बात करें, एक्सपेंशन का मतलब होता है कि पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया। पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया मतलब गैस से जोर लगा रही है, गैस से प्रेशर कर रही है, उस टाइम पे इंटरनल प्रेशर ज्यादा है। तो मैं बोल रहा हूं कि उस टाइम पर P एक्सटर्नल जो है वो कम है किससे? P इंटरनल से। मेरी बात यहां तक शायद समझ में आ गई होगी सबको। अब मैं कहता हूं दोनों में ही कम या ज्यादा जो है कितना अमाउंट है, वो डीपी अमाउंट है, कि डीपी अमाउंट कम है या डीपी अमाउंट ज्यादा है। तो मैं P एक्सटर्नल को P इंटरनल के बराबर लिख सकता हूं कि दोनों प्रेशर में चेंज कितना है? डीपी चेंज है। तो P इंटरनल प्लस क्या? डीपी। देखो अच्छे से, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, किससे ज्यादा है? P इंटरनल से। मैं कहूं कि अगर P इंटरनल में डीपी जोड़ देंगे तो वो P एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक्सपेंशन में बात करूं तो P इंटरनल ज्यादा है तो P इंटरनल में से माइनस कर देते हैं। कितने प्रेशर को माइनस कर देते हैं?
डीपी प्रेशर को माइनस कर देते हैं। मेरी ये बात कुछ बच्चों को अभी DP समझ में नहीं आई होगी, इसलिए मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनना। मैं कहूँ कि भैया ये 5 किलो वजन जो है वो इससे ज्यादा है 3 किलो से। कितना ज्यादा है बोलो? अरे कितना ज्यादा है? 2 किलो 2 किलो ज्यादा है। तो इस 3 किलो में 2 क्या कर किलो। दिया मैंने? 2 किलो प्लस कर दिया। इस 3 किलो में मैं कहूँ कि ये 5 किलो Yes, वजन है, ये 3 किलो वजन है। कितना ज्यादा था? 2 किलो। तो मैंने क्या किया? 3 किलो में 2 किलो जोड़ दिया, दोनों बराबर हो गए। सर आवाज नहीं आ रही थी। एक सेकेंड, Yes, मैं sir. तो बहुत तेज बोल रहा हूँ, आवाज ऐसे हो ही नहीं सकता यार। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही भाई? सर हमें तो बहुत तेज आ रही है, हमें तो बहुत तेज आ क्लियर है रही है। Yes, सर, sir. क्लियर है सर। मैं तो बहुत तेज बोल आ रहा रही हूँ। है सर। मेरे तो बल्कि घर वॉइस clear है क्लियर है सर। सर ये Yes, sir. टेंशन Voice आपकी होगी। clear है. मेरे तो घर वालों को सुन रही होगी नीचे आवाज। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अब मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भाई ये 5 किलो है, ये 3 किलो है, और 2 किलो 3 किलो 2 ही किलो का फर्क है ना दोनों में। तो 3 किलो में मैंने कितना जोड़ दिया? 2 किलो जोड़ दिया, तो दोनों चीजें Yes. बराबर हो जाएंगी। तो ये रिलेशनशिप बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा कंप्रेशन एक्सटेंशन का। P external is equals to P internal plus dP, P external is equals to P internal minus dP। और बुक्स में झक मार लेना अगर ये सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूँ मिल जाए ऐसे। जिसके पास जो बुक अच्छे झक मार लेना, चाहे किसी वो क्या बोलते हैं उसको, जिस भी इंस्टीट्यूट की मारो तो उसकी मार लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 10:15 हो जाए जब बता देना, क्लास को बीच में रोक दूंगा मैं यहीं पे। ठीक है, 10:15 हो जाए जब मेरे को बता देना, और फिर शुरू करेंगे। भाई अगर कोई बोर हो गया हो तो मत आना, चाहे मेरी तरफ से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अगली क्लास में। ठीक है, इंटरनल एनर्जी मैंने 15 मिनट का गैप आपको इसे दिया है कि अपना आराम से जो ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का करते हो, चाय पानी पीते हो, पी लो। इंटरनल एनर्जी, चलो एक बात बोलता हूँ बीच में, मेरी आदत है कि बीच में मैं है ना बात करते हुए चलता हूँ, मेरी ये खराब आदत है, इसलिए मैं बार बार स्क्रीन ऑफ करके आ जाता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो कोई बात नहीं, 3 मिनट में तो चलो कोई बात नहीं, चलो आप लोग खुश रहो। 18 मिनट का गैप ले लो, चलो ओके ठीक, ओके बाय। Yes, sir.